मुझे छोड़कर मत जाओ पारो, मुझे छोड़कर मत जाओ। श्याम श्याम मार खाने लगा। पारो को जबरदस्ती गाड़ी के अंदर उठा लिया उसके पिता मिस्टर सिंघानिया ने, और उनके पालतू गुंडे श्याम को मारते रहे। मुझे जितना भी मार लो, मैं हमेशा पारो से ही प्यार करूंगा। अच्छा, इतना मार खाने के बाद भी मुंह से बातों की फुलझड़ियां निकल रही है। ये ले। वो लोग श्याम को मारते रहे। श्याम के शरीर से खून निकलता रहा। श्याम की गलती ये थी कि वो गांव के गरीब किसान का बेटा होकर शहर के एक अमीर बिजनेसमैन की बेटी से प्यार कर बैठा था। इस घटना से 10 साल पहले पारो स्कूल प्रोजेक्ट के लिए शहर से स्कूल बस में गांव गई थी। तब पारो सिर्फ 8 साल की थी। बस से नीचे उतरने के बाद ही गांव की खूबसूरती देखकर पारो मुग्ध हो गई थी। वाह, ये गांव कितना खूबसूरत है, मैंने पहले कभी गांव नहीं देखा। तभी पारो के स्कूल टीचर ने कहा, पारो, चलो प्रोजेक्ट के काम पर लग जाओ। खेत से 10 तरह के अलग अलग फूल इकट्ठे करके ले आओ। पारो और बाकी स्कूल के बच्चे इधर उधर से फूल इकट्ठा करने लगे। पारो का एक कुत्ता था, वो भी पारो के साथ ही आया था। वो भी पारो के साथ ही घूमने लगा। प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए 10 तरह के फूलों की जरूरत थी, लेकिन पारो को 9 तरह के फूल मिले। और एक तरह का फूल कहां से मिलेगा? तभी उसके सामने श्याम चला आया। उसके हाथ में गुलाब का फूल था। तुम्हें ये चाहिए क्या? अरे हाँ, ये बोलकर पारो ने श्याम से गुलाब का फूल ले लिया। तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम श्याम है। क्या तुम मुझे ये गांव घुमाओगे? हाँ, क्यों नहीं, चलो मेरे साथ। पारो श्याम के साथ चली गई और गांव घूमने लगी। उधर शाम होते ही सारे बच्चे बस में आ गए, लेकिन पारो नहीं आई। टीचर चिंता में पड़ गए। सब लोग पारो को गांव में ढूंढने लगे और पारो तब तक श्याम के प्यार में सब कुछ भूल चुकी थी। पारो के न मिलने पर टीचर बस लेकर शहर चले गए और मिस्टर सिंघानिया को बताया। पारो उस रात श्याम के घर में ही रुक गई। श्याम, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ पारो, मैं तुमसे शादी करूंगा। लेकिन अगले ही दिन मिस्टर सिंघानिया खुद चले आए और उन्होंने पारो को ढूंढ निकाला और श्याम को 2 थप्पड़ मारकर कहा, बहुत शौक है तुझे मरने का, मेरी बेटी को गुमराह कर लिया, और कभी इसके आगे पीछे दिखाना तो यहीं जमीन में दफन कर दूंगा। ये बोलकर मिस्टर सिंघानिया पारो को और उस कुत्ते को लेकर चले गए, लेकिन श्याम ने हार नहीं मानी। 18 साल का होते ही श्याम शहर चला गया और पारो को ढूंढ कर निकाला। पारो भी श्याम का ही इंतजार कर रही थी। दोनों फिर से मिलने जुलने लगे और ऐसे ही एक दिन सिंघानिया साहब को ये बात पता चल गई। क्या वो लड़का फिर आया है मेरी बेटी को तंग करने? उसको यहीं खत्म कर दूंगा। अगले ही दिन श्याम और पारो एक पार्क में बैठे हुए थे। तभी सिंघानिया साहब कुछ गुंडे लेकर आए और श्याम को मारने लगे। वो जबरदस्ती पारो को लेकर चले गए और श्याम ने मार खाते खाते वहीं अपना दम तोड़ दिया। घर पहुंचकर पारो रोने लगी। ये क्या हुआ? मेरी वजह से श्याम की जान चली गई। मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी, कभी नहीं। पारो से उसका कुत्ता टॉमी बहुत प्यार करता था। पारो के रोने पर टॉमी भी रोने लगा। पारो ने खाना बंद कर दिया। कोई बात नहीं, यह सब 2 दिन की बात है। 2 दिन नहीं खाएगी, उसके बाद सब कुछ भूल जाएगी। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि आगे क्या होने वाला है। रोते रोते 3 दिन बाद पारो ने भी अपनी जान दे दी। श्याम, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। और पारो की मौत के गम में उस कुत्ते टॉमी की भी मौत हो गई। अपनी बेटी को खोकर सिंघानिया साहब भी पागल जैसे हो गए। ये क्या हो गया? मैं तो अपनी बेटी का भला चाहता था, लेकिन ये मैंने क्या किया? अपनी जिद के लिए मैं मेरी बेटी को ही बचा ना पाया। उसके कुछ ही महीने बाद सिंघानिया साहब के दोस्त रतन आहूजा के घर एक बेटा पैदा हुआ। रतन आहूजा ने उसके बेटे का नाम विक्रम रखा। और श्याम के गांव में हरिहर नाम के एक गरीब मजदूर के घर में एक बेटी पैदा हुई, उसका नाम प्रिया रखा गया। और उसी गांव में एक कुतिया ने सिर्फ एक ही बच्चे को जन्म दिया। प्रिया भी बड़ी होने लगी और वो कुत्ता भी बड़ा होने लगा। यहाँ शहर में विक्रम भी बड़ा होने लगा। 5 साल बीत गए और पहली बार प्रिया के सामने वो कुत्ता आया और उसे देखते ही पता नहीं प्रिया को क्या हो गया। उसने कहा, अरे टॉमी, तू यहाँ? तभी एक गांव वाले ने, अरे इसका नाम तो कालू है, टॉमी नहीं। पर ये तो टॉमी है काका, ये पिछले जन्म में मेरा पालतू कुत्ता था। टॉमी भी दुम हिलाते हुए प्रिया के पास गया।
पिछले जन्म की बात सुनकर वो आदमी हैरान हो गया और हरिहर के पास चला गया। अरे हरिहर, अरे ओ हरिहर, अरे सुन, तेरी बेटी क्या कह रही है। क्यों, क्या हुआ? तब उस आदमी ने हरिहर को सब कुछ बताया। हरिहर भी हैरान हो गया और प्रिया के पास जाकर कहा, ये सब क्या बोल रही है बेटी? सही बोल रही हूँ बापू, ये टॉमी है और मैं इस गांव में पहले भी आ चुकी हूँ। इस गांव के अंत में एक बड़ा सा खेत है ना। अरे ये इसको कैसे पता? ये तो अभी तक घर से निकली ही नहीं। प्रिया बोलती रही। और उस खेत के पास एक बड़ा सा तालाब है, उसके पास मैं और श्याम बैठे हुए थे। श्याम का नाम सुनते ही सभी चौंक गए। तुमको श्याम के बारे में कैसे पता बेटी? बोला ना, मैं पिछले जन्म में यहाँ आई हुई थी, मेरा नाम पारो था। सभी मन लगाकर सुनने लगे। प्रिया ने सब कुछ बताया और साथ में ये भी बताया, मुझे यकीन है कि श्याम ने भी कहीं न कहीं फिर से जन्म लिया है और मेरा ही इंतजार कर रहा है। मुझे श्याम के पास जाना होगा। ये सुनकर सभी गांव वाले परेशान हो गए। उधर शहर में विक्रम भी 5 साल का हो गया। एक दिन अचानक से उसने सपना देखा कि पारो उसे चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, श्याम, मैं आ गई हूँ श्याम, तुम्हें और ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उसकी नींद टूट गई। कौन थी वो लड़की और मुझे श्याम श्याम कहकर क्यों पुकार रही थी? अजीब है। इस तरह समय बीतने लगा। प्रिया और विक्रम जवान हो गए। उधर गांव में काम रुक गया तो हरिहर प्रिया को लेकर शहर की ओर चल पड़ा। दोनों शहर पहुंच गए और हरिहर काम ढूंढने लगा, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। ऐसे ही काम ढूंढते ढूंढते हरिहर प्रिया को लेकर रतन आहूजा के घर चला गया। वहां जाते ही प्रिया को कुछ महसूस हुआ। श्याम मेरे आसपास ही है बापू, मैं महसूस कर सकती हूँ। अरे चुप कर बेटी, यहाँ ये सब मत बोलना, ये लोग तुझे पागल कहकर बाहर निकाल देंगे। प्रिया चुप हो गई। रतन आहूजा ने हरिहर को माली का काम दे दिया और प्रिया को घर का काम करने के लिए कहा। दोनों काम पर लग गए, लेकिन रतन आहूजा बहुत गुस्से वाला इंसान था। छोटी से छोटी गलतियों पर वो हरिहर को मारने लगा और प्रिया घर में काम के बहाने इधर उधर घूमने लगी। श्याम आसपास ही है, मुझे पक्का यकीन है। और ऐसे ही प्रिया श्याम के कमरे में घुस गई और उसे देखते ही उसकी बोलती बंद हो गई। लेकिन विक्रम को कुछ याद नहीं आया। वो गुस्सा हो गया। अरे तू मेरे कमरे में बिना पूछे कैसे आ गई? 2 कौड़ी की नौकरानी कहीं की। ये बोलकर विक्रम ने प्रिया को बहुत मारा। प्रिया रोने लगी, लेकिन मुंह से एक आवाज नहीं निकाली। उस रात विक्रम ने फिर से सपना देखा। पारो उसके सपने में आकर कहने लगी, श्याम, मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ, बस मुझे पहचान लो। श्याम, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। विक्रम की नींद टूट गई। अगले दिन सुबह प्रिया विक्रम के लिए खाना ले आई। खाना खा लो श्याम, तुम्हें भूख लगी होगी। श्याम, तुम्हें ये नाम कैसे पता? मुझे तो पारो नाम की एक लड़की सपने में इस नाम से बुलाती है। मैं ही पारो हूँ श्याम, पिछले जन्म में मेरा नाम यही था और तुम श्याम थे, मेरे श्याम। याद करो श्याम, याद करो। तभी श्याम को चक्कर आ गया और उसे सब कुछ याद आ गया। पारो, मेरी पारो। ये बोलकर उसने प्रिया को गले लगा लिया। लेकिन तभी रतन आहूजा वहां चले आए और ये देख लिया। वो बहुत गुस्सा हो गए। बदतमीज लड़की, मेरे लड़के को फंसाती है, ये ले। रतन आहूजा प्रिया को मारने लगे। विक्रम ने रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हरिहर भी दौड़ते हुए आया और माफी मांगने लगा, लेकिन रतन आहूजा ने प्रिया को रस्सी से बांध दिया। आज ही तेरा आखिरी दिन है लड़की, तुझे कोई नहीं बचा सकता। प्रिया और विक्रम की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी वहां मिस्टर सिंघानिया चले आए। रतन आहूजा मिस्टर सिंघानिया के दोस्त हैं। क्या हो रहा है ये सब? तब विक्रम ने सब कुछ खुलकर कहा। पारो का नाम सुनकर उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे और उन्होंने प्रिया को गले लगा लिया। बेटी, मेरी बेटी। रतन, इसे मत मार, इसे मार देगा तो तेरा बेटा भी मर जाएगा। मैंने गलती की थी, तू इसे दोहरा मत। ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, इन्हें एक साथ रहने दे। रतन आहूजा सब कुछ समझ गए और उसके बाद से विक्रम और प्रिया एक साथ रहने लगे। आखिरकार इस जन्म में प्यार की जीत हुई। राहुल नंदिनी से बहुत प्यार करता है। वो अनाथ है और नंदिनी बहुत बड़ी बिजनेसमैन की इकलौती बेटी है। नंदिनी के पिता का नाम जयदेव सिंघानिया है। वो बहुत अमीर हैं। उनके पास 20 बंगले हैं, 50 से भी ऊपर गाड़ियां हैं और राहुल बस एक छोटी सी कंपनी में नौकरी करता है। राहुल की जितनी सैलरी है उतना सिंघानिया साहब एक दिन में उड़ा देते हैं। नंदिनी राहुल से कहती है, राहुल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ नंदिनी, लेकिन मेरा घर बहुत छोटा है,
क्या तुम उस छोटे से घर में रह पाओगी? हाँ राहुल, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं कहीं भी रह लूंगी। लेकिन तुम्हारे पापा नहीं मानेंगे। तो क्या हुआ, हम भाग जाएंगे, भागकर शादी कर लेंगे। ये सुनकर राहुल चिल्लाता है। नहीं नंदिनी नहीं, मैं बुज़दिलों की तरह तुम्हें लेकर नहीं भागूंगा। मैं तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांगने जाऊंगा। ये सुनकर नंदिनी खुश हो जाती है। वो राहुल को जकड़ लेती है और कहती है, इसीलिए तो मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूँ राहुल। ये सुनकर राहुल भी नंदिनी को अपनी बाहों में ले लेता है। उधर सिंघानिया साहब एक बिजनेसमैन के साथ बिजनेस डील करने बैठे हैं। उनका नाम राजेंद्र मल्होत्रा है। मल्होत्रा जी कहते हैं, देखिए सिंघानिया साहब, आपका ये काम थोड़ा मुश्किल है। आप तो जानते ही हैं कि ये इलीगल है। अरे मल्होत्रा साहब, आपके लिए क्या लीगल और क्या इलीगल, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। मुझे मंत्री बनना है और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और इस काम के लिए मैं आपको पैसे तो दे ही रहा हूँ। पैसों की बात नहीं है, मेरे पास पैसे तो बहुत है, मुझे कुछ और चाहिए। हाँ हाँ, आप हुक्म कीजिए ना, आपके लिए तो जान हाजिर है। आपकी बेटी बहुत सुंदर है, मैं उसे अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। सिंघानिया साहब खुशी खुशी राजी हो जाते हैं और ये डील फाइनल करके आ जाते हैं। मल्होत्रा साहब के बेटे का नाम आकाश मल्होत्रा है। राहुल से मिलने के बाद नंदिनी खुश होकर घर पहुंचती है। तब सिंघानिया साहब उसे बुलाते हैं और शादी की बात करते हैं, लेकिन नंदिनी मना कर देती है। इस बात से सिंघानिया साहब गुस्सा हो जाते हैं। अरे बेटी समझा कर, ये शादी होना बहुत जरूरी है, तभी तो मैं मंत्री बन पाऊंगा। पापा, मैं आपकी बेटी हूँ, आपके बिजनेस डील का औजार नहीं। मैं ये शादी नहीं कर सकती। शादी तो तुझे करनी ही पड़ेगी, अगर खुद से नहीं करेगी तो जबरदस्ती तेरी शादी करवाऊंगा। ये सुनकर नंदिनी अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। उधर राहुल अपने घर पहुंचता है। उसका एक पालतू कुत्ता है, उसका नाम भोलू है। राहुल के पहुंचते ही भोलू दौड़ते हुए उसकी गोद में चढ़ जाता है और राहुल उसके साथ खेलने लगता है। अगले दिन सुबह नंदिनी राहुल के घर पहुँच जाती है। भोलू नंदिनी को बहुत अच्छी तरह से पहचानता है। वो नंदिनी के सामने जाकर दुम हिलाता रहता है। नंदिनी राहुल को सब कुछ बता देती है। सब कुछ सुनकर राहुल कहता है, नंदिनी यही वक्त है, चलो मैं आज ही तुम्हारे पापा के पास जाकर तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। नंदिनी को बाइक पर बिठाकर राहुल उसके घर के सामने पहुंच जाता है और तुरंत सिंघानिया साहब के सिक्योरिटी गार्ड राहुल को पकड़ लेते हैं और उसे सिंघानिया साहब के पास लेकर जाते हैं। नंदिनी भी राहुल के पास खड़ी है। सिंघानिया साहब कहते हैं, कौन हो तुम? मेरी बेटी को बाइक में बैठाकर यहाँ आए हो, तो तुम में हिम्मत तो बहुत है। हाँ साहब, जो लोग प्यार करते हैं उनमें हिम्मत बहुत ज्यादा होती है। ये सुनकर सिंघानिया साहब जोर जोर से हंसने लगते हैं। डायलॉग बाजी बहुत अच्छा कर लेते हो। प्यार हाँ प्यार, मोहब्बत। सिंघानिया साहब, मैं आपकी बेटी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। आपकी बेटी भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, इसलिए मैं आज आपसे नंदिनी का हाथ मांगने आया हूँ। अब सिंघानिया साहब गुस्सा हो जाते हैं। वो चिल्लाकर कहते हैं, चुप, बिल्कुल चुप। मैं तुझ जैसे रास्ते के भिखारी के साथ मेरी बेटी की शादी करवाऊंगा, ये तूने सोच भी कैसे लिया? ये बोलकर सिंघानिया साहब राहुल को एक थप्पड़ मारते हैं। नंदिनी रोती रहती है, मत मारिए उसे, मैं उससे प्यार करती हूँ। तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ। सिक्योरिटी, इस आवारा लड़के को बाहर फेंक दो। और सुन लड़के, यहाँ और कभी दिख गया ना तो मैं तेरी जान ले लूंगा। राहुल को घर के बाहर फेंक दिया जाता है और सिंघानिया साहब नंदिनी को घर के अंदर बंद कर देते हैं। अगले दिन मल्होत्रा साहब और उनका बेटा आकाश नंदिनी को देखने के लिए आते हैं। नंदिनी को अच्छे से तैयार करके उन लोगों के सामने लाया जाता है और आकाश के साथ नंदिनी की शादी फाइनल हो जाती है। उधर राहुल अपने कमरे में बैठकर जुदाई के दर्द में तड़पता रहता है। नंदिनी, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे शादी करके रहूंगा। राहुल नंदिनी को उसके घर से बाहर निकालने का एक प्लान बनाता है। रात को राहुल नंदिनी के घर के पीछे जाता है। नंदिनी का कमरा ऊपर है, इसलिए राहुल एक रस्सी फेंकता है और वो रस्सी बालकनी में अटक जाती है और उसके बाद राहुल रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ जाता है। राहुल को देखकर नंदिनी खुशी से रो पड़ती है। अच्छा हुआ तुम आ गए राहुल, नहीं तो मुझे उस आकाश से शादी करनी पड़ती। चलो राहुल, अब भाग चलते हैं। वो दोनों बालकनी की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ते ही हैं कि तभी नंदिनी के हाथ से लगकर एक फूलदान गिर जाता है और उस आवाज से सिंघानिया साहब 2 बॉडीगार्ड्स को लेकर नंदिनी के कमरे के अंदर चले आते हैं। अरे अरे, ये क्या, तू फिर आ गया? तुम दोनों भागने की कोशिश कर रहे थे, पकड़ लो उस लड़के को। भागो राहुल, भागो। राहुल भागने जाता है और बालकनी से छलांग लगा देता है। जमीन पर जोर से गिरने की वजह से उसके पैर की एक हड्डी टूट जाती है। वो उठकर दौड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो दौड़ नहीं पाता है, वो गिर जाता है। सिंघानिया साहब के बॉडीगार्ड राहुल को पकड़ लेते हैं। सिंघानिया साहब राहुल को गाड़ी के अंदर डालते हैं और एक कब्रिस्तान में ले जाते हैं। राहुल घबरा जाता है, उसका गला सूख जाता है। वो कांपते हुए गले से कहता है, क्या हुआ?
मुझे क्यों लेकर आए हो यहाँ पर? तुझसे पीछा छुड़ाने के लिए आज तुझे यहीं पर मार के दफन कर देंगे। राहुल डर जाता है। सिंघानिया साहब अपनी पॉकेट से पिस्तौल निकालते हैं, लेकिन तभी कहीं से भोलू दौड़ते हुए आ जाता है और सिंघानिया साहब के ऊपर छलांग लगा देता है। उनके हाथ से पिस्तौल गिर जाती है। भोलू भौंकने लगता है। सिंघानिया साहब चिल्लाने लगते हैं, इस कुत्ते को हटाओ, इसे हटाओ। और तभी सिंघानिया साहब का एक बॉडीगार्ड एक डंडा लेकर भोलू के सर पर मार देता है और भोलू बेहोश हो जाता है। राहुल रोते हुए भोलू को गोद में उठा लेता है। भोलू, भोलू। और तभी सिंघानिया साहब अपनी गिरी हुई पिस्तौल उठाते हैं और राहुल के सिर पर गोली मार देते हैं। राहुल अपनी जान खो बैठता है। वो लोग एक गड्ढा खोदकर राहुल को दफना देते हैं और कुत्ते को वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। कुछ देर बाद भोलू को होश आता है और वो सूंघकर राहुल की कब्र को ढूंढ निकालता है। उधर सिंघानिया साहब घर पहुंचते हैं। नंदिनी रोते हुए उनके पास जाती है और कहती है, पापा, आपने राहुल के साथ क्या किया? क्या किया? बोलिए पापा, बोलिए। सिंघानिया साहब हंसते हैं और नंदिनी से झूठ बोलते हैं। मैंने कुछ नहीं किया बेटी, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तेरा आशिक तो पैसों का भूखा निकला। मैंने उसको पैसा ऑफर किया और उसने खुशी खुशी ले लिया। नहीं, मैं नहीं मानती। राहुल ऐसा नहीं कर सकता। नहीं मानती ना? तो ये देख, बैंक का मैसेज। केवल 2 लाख रुपए में मान गया भिखारी का औलाद। सिंघानिया साहब नंदिनी को अपने फोन पर 2 लाख रुपए भेजने का मैसेज दिखाते हैं। असल में सिंघानिया साहब ने 1-1 लाख करके 2 लाख रुपए उनके दोनों बॉडीगार्ड को दिए ये काम करने के लिए। मगर नंदिनी को ये सब क्या पता। मैसेज देखकर नंदिनी रोना बंद कर देती है और गुस्से में कहती है, तो फिर उसने मेरे साथ सिर्फ पैसों के लिए प्यार किया? पापा, मैं शादी के लिए राजी हूँ। आप जहाँ बोलेंगे मैं वहाँ शादी करूंगी। राहुल के ऊपर गुस्सा होकर नंदिनी शादी के लिए राजी हो जाती है। सिंघानिया साहब तो यही चाहते थे। 2 दिन बाद आकाश के साथ नंदिनी की शादी हो जाती है और नंदिनी ससुराल चली जाती है। पहली रात में आकाश सो जाता है, लेकिन नंदिनी को नींद नहीं आती। अचानक उसे भोलू के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। वो चुपके से बाहर जाती है और देखती है कि भोलू खड़ा है। नंदिनी को देखकर भोलू उसका लहंगा अपने मुंह से पकड़कर खींचने लगता है। नंदिनी उसके साथ जाने लगती है। भोलू उसे कब्रिस्तान में राहुल के कब्र के सामने ले जाता है। ये क्या भोलू, ये तू मुझे कहाँ लाया है? तभी राहुल के कब्र से राहुल की आत्मा बाहर निकलती है और नंदिनी से कहती है, कैसी हो नंदिनी? ससुराल वाले सब अच्छे तो है ना? राहुल की आत्मा को देखकर नंदिनी चौंक जाती है। ये क्या? लेकिन तुम तो पैसे लेकर भाग गए थे ना? तुम्हारे पापा ने तुम्हें यही कहा है क्या? और तुमने मान भी लिया नंदिनी? क्या हमारा प्यार इतना हल्का था? तुम्हारे पापा ने अपने हाथों से मुझे गोली मारा है। जो भी हो, अब तुम किसी और की हो। शायद इस जन्म में हम दोनों का मिलना नहीं लिखा था। नंदिनी, तुम खुश रहना, क्योंकि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। तुम ही तो मेरी दिल की रानी हो। बस यही बताना था तुम्हें। अब मुझे मुक्ति मिल गई है। मैं चलता हूँ नंदिनी, अगले जन्म में हम दोनों जरूर मिलेंगे। ये बोलकर राहुल की आत्मा गायब हो जाती है। नंदिनी रो पड़ती है और रोते हुए राहुल की कब्र के ऊपर सो जाती है। राहुल, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो राहुल। आई लव यू राहुल। लौट आओ राहुल, लौट आओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। नंदिनी सिसक सिसक कर रोने लगती है और पूरी रात रोते रोते वो भी राहुल की कब्र के ऊपर सोते हुए अपनी जान दे देती है। ऐसे ही 2 प्यार करने वालों की मौत हो जाती है, लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे की बाहों में रहते हैं, क्योंकि प्यार कभी नहीं मरता, कभी भी नहीं। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें